हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश नेक्स्ट। हम लोग एसएससी सीजीएल के इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर करते हम लोग अब पहुंच गए हैं 14 में। मतलब हुआ कि 13 पेपर हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो 5 दिसंबर का सेशन चल रहा है। 5 दिसंबर के 2 हो चुके हैं, मतलब 2 हो नहीं चुके हैं, 1 हो चुका है, 1 आज होने जा रहा है। तो 5 दिसंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो ये पेपर होगा 11:45 से 12:45 वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने पीडीएफ तो सॉल्व ही कर लिया होगा। चलो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन किसके सही हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। और फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? ये है फिलर का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो प्रीपोजिशन लगे हुए हैं, देखें क्या लगाना है इसमें से। दिया हुआ है कि दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव। एक ड्रामा है, कोई बुक है, कह रहे हैं कि ये जो ड्रामा की बुक है, जो ड्रामा है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मतलब बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी सूचनाएं दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है? लाइफ इन रोमन टाइम्स। रोमन टाइम्स में जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था, उस समय की लाइफ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं दे रहा है। तो उस समय के बारे में यहाँ हुआ ना, रोमन टाइम्स के बारे में। तो क्या होगा कि इंफॉर्मेटिव ऑन लाइफ ऑफ रोमन टाइम्स, या इंफॉर्मेटिव फॉर इंफॉर्मेटिव ऑफ, या इंफॉर्मेटिव अबाउट। तो ये क्या होगा? इंफॉर्मेटिव अबाउट के बारे में है। ठीक है ना, इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ ऑफ इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ इन रोमन टाइम्स। ठीक है, तो अबाउट लगेगा, चौथा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइनोनिम है। किसका साइनोनिम है भैया? मर्शी का। मर्शी माने क्या होती है? दया। कौन वाली दया? सीआईडी वाली या तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला? नहीं, ये दया होती है जो यहाँ होती है, दिल में होती है, वो वाली दया है। तो दया, मर्शी मतलब दया, काइंडनेस कह सकते हो इसको। ठीक है, और सिंपैथी भी इसी का प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। तो इसका साइनोनिम होता है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी मतलब भी होता है मर्शी या दया। और वर्ड देखो, प्लूरैलिटी। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल मतलब क्या होता है? बहु, मतलब एक से ज़्यादा। तो प्लूरैलिटी क्या हो जाती है? बहुलता। बहुलता का मतलब वही अधिकता के सेंस में आ जाओ, और क्या। ठीक है, प्लूरैलिटी मतलब अधिकता, एक्सेस कह सकते हो। ये क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तब। लेगेसी मतलब क्या हुआ? वो चीज़ें जो हम बाप दादा से विरासत में पाते हैं, वो हो जाती है हमारी लेगेसी। क्लैरिटी का मतलब क्या होती है? क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता, एकदम से। अब इतना तो यार क्लियर ही है ना, क्या बाल की खाल उधड़वाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? लियो, मिल गया ना, जो चाहते थे वही। अरेंजमेंट है, तो PQRS दिख रहा है, अरेंजमेंट है। पढ़ लेते हैं शुरुआत से ही। तो पहले क्या लिखा है? ये लिखा दे। ठीक है, तो दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। वो मार्केट में पहले से ही हैं, लेकिन बड़े कॉस्टली हैं। अब दे किसकी बात कर रहे हो? कौन है दे? आगे लिखा देयर कास्ट डिपेंड्स ऑन द साल्ट, मतलब उनकी जो कॉस्ट है इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार के हैं। यू इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ऑन द साल्ट यू इंस्टॉल, और किस पे? द साइज ऑफ योर हाउस, मतलब उनकी कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार का वो चीज़ आप अपने घर पे इंस्टॉल कराना चाहते हैं, और आपके घर की साइज क्या है। तो ये भी वही कोई चीज़ ही है। तो देयर कास्ट। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, यहाँ बात हो रही है कि वो बड़े कॉस्टली हैं, और यहाँ कह रहा है कि उनकी कास्ट इस बात पर डिपेंड करती है। तो कॉस्टली हैं, किस पर कॉस्ट डिपेंड करी? तो मतलब पी के बाद आर, पी के बाद क्यू। ये तो एकदम से सटीक मिल गया कि पी के बाद ही क्यू होगा, ये बात 100% श्योर है। तो अगर चाहो तो यहीं से आंसर मिल सकता है। पी क्यू कहाँ दिया हुआ? इसमें पी क्यू दिया हुआ है, और किसी में पी क्यू नहीं दिया है। ठीक है, किसी में भी पी क्यू नहीं है, पी पहले क्यू बाद में। एक तो यही काम हो गया, और मतलब आंसर है, पूरी संभावना है यहाँ से 90% क्लियर होगा कि यही होगा।
और देख लो लिखा है दीज डिवाइसेज, दीज किन डिवाइसेज की बात कर भैया, इसके पहले दीज डिवाइसेज के पहले डिवाइसेज आएंगी। और अच्छा पी और क्यू में अभी तक किसी डिवाइस की बात हुई नहीं। हाँ, किसी के इंस्टॉलेशन और उनकी कॉस्ट वास्ट की बात हो चुकी, तो मतलब ये है कि वो कोई डिवाइस है, लेकिन अभी उस डिवाइस के बारे में पता नहीं चला। आर में भी दीज डिवाइसेज लिखा है, दीज डिवाइसेज एक्सट्रैक्ट वार्मथ फ्रॉम द एयर or the ground or from water a bit like fridge operating reverse। जैसे एक फ्रिज होता है, फ्रिज जैसे मतलब अंदर से अंदर की गर्मी बाहर फेंक देता है, जैसे आपका एसी होता है अंदर की गर्मी बाहर फेंक देता है, उसी का उल्टा ये डिवाइस काम करेगी, बाहर की गर्मी अंदर कर देगी जाड़े के महीने में। आगे आओ, लिखा है क्लाइमेट एडवाइजर्स। क्लाइमेट एडवाइजर्स मतलब जो जलवायु के बारे में सलाह देते हैं वो लोग। एंटीसिपेट उनका पूर्वानुमान ऐसा है कि मोस्ट होम्स इन फ्यूचर में ज़्यादातर घर क्या होंगे, विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स, इन हीट पंप्स के द्वारा गर्म किए जाएंगे। तो इन्हीं हीट पंप्स की बात चल रही है, यही हीट पंप है जिसके बारे में आर में कहा गया दीज डिवाइसेस। इसका मतलब एस सबसे पहले होगा, एस के बाद आ जाएगा आर, तो एस सबसे पहले आर उसके बाद होगा। अगर इस क्रम में देखा जाए तो भी हमको एक ही आंसर मिल रहा है, एस पहले आर बाद में, तो यहाँ पे मिला एस पहले आर बाद में। और किसी में है यहाँ एस के बाद क्यों लगा, यहाँ भी उल्टा एस से एंड कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पी आर एस की ये भी नहीं होगा। देखो यहीं एस आर है, यहीं पी क्यू भी है, तो पहला वाला आंसर पहले बोला था 95% क्लियर है, अब 100%, 100 क्या 110% क्लियर हो गया कि वही होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। आगे आ जाएं तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 किससे रिलेटेड है, ये नो सब्स्टिट्यूशन दिया तो है, तो एक सेंटेंस दिया हुआ है ये, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट किया हुआ है ये इतना पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है। पूछ रहे हैं कि इसमें अगर कोई गलती है तो उसकी जगह पर क्या सही होगा, और अगर गलत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो पहले पढ़ के देखें, बिना पढ़े तो भैया कुछ कह नहीं सकते। लिखा है कि रीता विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब, रीता विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब। आगे लिखा है कि इफ़ सी वुड हैव बीन प्रमोटेड, अगर उसका प्रमोशन हो गया होता तो अपनी जॉब कभी ना चेंज करती। सोचो, अगर उसका प्रमोशन हो गया होता तो वो अपनी जॉब कभी नहीं चेंज करती। अब इस सेंटेंस में तो बड़ी बकवास हो गई है भैया, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एसएससी क्या कर रहा है, उसमें आरएनडी वाले क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन को जब सेट कर रहे थे। ग्रामर का एक रूल होता है कि जब भी हम इफ़ से सेंटेंस उठाते हैं तो कोई मॉडल वर्ब उसमें लगती नहीं है ना, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब कुछ लगता नहीं है इफ़ के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ वुड हैव बीन नहीं होता। और जब इम्प्रॉबेबल कंडीशन होती है, मतलब जो कंडीशन हाथ से निकल चुकी है, जो कंडीशन हाथ में नहीं रही, जैसे हम कहते हैं, इसी सेंटेंस को ले लो, जैसे ये कहते हैं कि अगर उसको प्रमोशन मिला होता तो वो जॉब चेंज ना करती। अगर उसको प्रमोशन मिला होता तो मतलब हुआ नहीं, उसको प्रमोशन मिला नहीं और उसने जॉब चेंज कर दी। एक इमेजिनरी सिचुएशन सोच रहे हैं कि अगर उसको प्रमोशन मिला होता तो जॉब चेंज ना करती। ऐसी वाले सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इफ़ के साथ हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। इफ़ के साथ सब्जेक्ट होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी, और दूसरे वाले पार्ट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते हैं वुड हैव बीन, ठीक है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये इफ़ लगा हुआ, यहाँ से इफ़ लगा है तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इफ़ सी हैड बीन प्रमोटेड। गलती यहाँ पर तगड़ी वाली गलती है, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो यहाँ देखेंगे नहीं। इफ़ सी हैड प्रमोटेड, यहाँ पे ये जो गलत है ना, ये होता क्या, इफ़ सी हैड बीन प्रमोटेड। अगर उसका प्रमोशन हुआ होता तो सी वुड नेवर, यहाँ क्या होता, सी वुड नेवर हैव चेंज हर जॉब, ठीक है। तो ऑप्शन चूंकि अब देखो सही ये हो गया जो मैंने आपको बताया। अब ऑप्शन चूंकि यही है, आपको जो यहाँ अंडरलाइन किया गया है केवल यही आपको इम्प्रूव करना है, इधर वाला आपको देखना नहीं है। तो सिचुएशन वही है कि अगर उसको प्रमोशन मिला होता तो जॉब चेंज ना करती। और ये सिचुएशन बीती हुई बात के लिए इमेजिन कर रहे हैं, तो विल की जगह वुड हो जाएगा, वुड हैव नेवर। आप आंसर ढूंढ लीजिए, वुड हैव नेवर, सॉरी वुड नेवर हैव, ये वाला हो गया वुड नेवर हैव, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में तो दूसरा वाला सही होगा। वैसे ये पूरा सेंटेंस गलत है, और गलती कहाँ है, यहाँ भी गलती है, ठीक है। अगर एरर का पोर्शन होता तो वहाँ भी एरर थी, ठीक है।
अब इस वाले क्वेश्चन में जो इंप्रूवमेंट वाले होते हैं एक्चुअली करना आपको वही है जहां उन्होंने मेंशन किया है, बाकी पूरे सेंटेंस में लाख गलती हो आपको कुछ करना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आ जाओ, साइनोनियम बताना है। किसका साइनोनियम बताना है? ये जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका साइनोनियम पढ़ो। लिखा है द ऑडियंस वाज मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड मतलब एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए। तो ऑडियंस वाज मेस्मराइज्ड बाय द स्पीच, उस भाषण से, डिलीवर्ड बाय, जो दिया था भाषण को, विवेसियस लेडी ने, एक विवेसियस लेडी ने एक भाषण दिया था, उसके भाषण को सुन करके सब लोग मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। तो विवेसियस का मतलब क्या होगा? भाषण कैसा होगा? एनर्जेटिक रहा होगा। ये बात तो सही लग रही। विवेसियस मतलब फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी, एकदम एनर्जेटिक भाषण रहा होगा। प्रॉस्परस का मतलब क्या हो गया? रिच या संपन्न रहा होगा। तो भाषण रिच या संपन्न होने का कोई मतलब नहीं है। फ्रेंडली का मतलब मित्रवत था, ये भी नहीं होगा। फियरलेस का मतलब निडर, भाषण निडर नहीं होगा, व्यक्ति निडर होता है तो वही वाला होगा। एनर्जेटिक मतलब एकदम पूरी एनर्जी के साथ भाषण दिया था। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? इसमें पहला वाला हो गया। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन्होंने कहा कि साइनोनियम बताना है किसका? अमेंड का। तो अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है, पढ़ा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो उसमें क्या किया जाता है? संशोधन। क्या होता है? संशोधन। संशोधन करने का मतलब क्या होता है? उसको आप लोग रिफॉर्म करते हो। रिफॉर्म आप लोग क्या? सभी लोग। और रेक्टिफाई होता है। रेक्टिफाई का मतलब जैसे कोई चीज़ करेक्ट, इनकरेक्ट है, करेक्ट कर देना, या आप कह सकते हो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये रेक्टिफाई मिल तो गया यार, मिल गया। और रेक्टिफाई मतलब संशोधन करना, किसी चीज़ में सुधार करना, ठीक है। तो आपका आंसर यही वाला हो गया। अब आगे और वर्ड्स को देखना चाहो तो देख लो, क्योंकि वो कभी आंसर बन सकते हैं। वर्षन है। वर्षन का मतलब क्या होता है? सिचुएशन को और बदतर कर देना। मतलब कोई चीज़ बुरी है, जैसे सड़क टूटी हुई है, ठीक, सड़क टूटी है, गड्ढे हैं, और उसमें बारिश हो जाए तो क्या हो जाएगा? सड़क की हालत बद से क्या हो जाएगी? बदतर हो जाएगी। तो ये वर्षन माने बदतर होता है। इम्पेयर का मतलब क्या होता है? डिसेबल कर देना। इम्पेयर होता है ना, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी हो जाती है। अरे यार, ये तो मैंने गलत लिख दिया। ये हो गया डिसेबिलिटी। तो किसी को डिसेबल कर देना, ठीक है। जैसे मान लो पैर है, किसी का पैर कट जाता है तो क्या हो जाता है? डिसेबल हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। जैसे कोई बोल नहीं पाता तो स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाती है। कोई सुन नहीं पाता है तो मतलब सुनने की इम्पेयरमेंट हो जाती है। तो इम्पेयरमेंट मतलब होता है ना किसी चीज़ की मतलब वो जो काम है फंक्शनिंग बाधित हो जाती है, ठीक है, डिसेबल हो जाता है। और हार्म का मतलब नुकसान होता है, ये तो जानते ही हो यार। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। बड़े क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, आ जाओ 7 में। साइनोनियम, क्या बात है यार, साइनोनियम ही साइनोनियम झोंके हुए हैं, ठीक है, कोई बात है, हमें क्या करना, वर्ड तो वर्ड होता है, चाहे साइनोनियम पूछो चाहे एंटोनियम। इम्पीड है। इम्पीड का मतलब बच्चा जानते हो क्या होता है? बाधा डालना। इम्पीड का मतलब क्या हुआ? बाधा डालना। अब इसमें क्या होता है? एक वर्ड इसके लिए आता है हाइंडर। हाइंडर मतलब भी होता है बाधा डालना। एक वर्ड और होता है ऑब्स्ट्रक्ट। ये और इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, मुझे याद है कि एमटीएस वाले पेपर में बताया हूँ, लेकिन कई बार हो सकता है कि आप एमटीएस वाला ना देखे हों, फिर से बता देता हूँ, क्या हर्ज हो जाएगा। आपने एक बार सुन रखा है, फिर सुन लेंगे तो क्या उल्टी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो अगर लगे कि उल्टी हो जाएगी, हम बार बार यही सुन रहे हैं, तो बढ़ा लेना, आगे कर लेना, स्किप कर लेना थोड़ा सा, और क्या। हाइंडर है, ऑब्स्ट्रक्ट है, ब्लॉक है, ये होता है ना ब्लॉक, ये होता है बाधा डालना, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड है। बॉटल नेक आता है, कहीं बाधा आ जाए तो बाधा की अगर साइनोनियम पूछे तो क्या लगा देना? बॉटल नेक दिया होता तो ये भी बाधा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बाधाओं के लिए लगता है। तो कोई वर्ड देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रेस्पाइट है, नहीं। इंटेंट मतलब इरादा, हाइंडर, ये मिल तो गया आपको, जो हमने यहाँ लिखा था हाइंडर वही मिल गया आपको, ठीक है। तो अब ये आंसर आपका हो गया, 3 वाला होगा। बाकी और सारे वर्ड्स के बारे में देख लेते हैं ना कि इनका क्या मतलब होता। एक वर्ड दिया हुआ है ना, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है थोड़ी सी मोहलत देना। मोहलत का मतलब जैसे आपने मान लो मैंने आपसे 50,000 रुपये उधार लिए, सपोज कर लो, ठीक है। आप अमीर हो, हम गरीब हैं, या मतलब आपके पास पैसे हैं, हमें ज़रूरत है, मैंने आपसे 50,000 रुपये मांगे और हमने कहा था कि 15 दिन में लौटा देंगे। 15 दिन में नहीं हो पाया इंतज़ाम, फिर हम आपके आगे हाथ पैर जोड़ेंगे, भैया 10 दिन का मौका और दे दो।
तो वही जो आप 10 दिन का और मौका देते हैं उसी को मोहलत कहते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं रिस्पाइट। अब समझ में आ गया होगा। चलो, इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा होना, ठीक है, आपका इस चीज़ का इरादा है, कहते हैं ना आई मतलब मेरा इंटेंशन ये है, आई इंटेंड टू डू दैट, ऐसे हाइंडर बता ही चुका हूँ। प्रॉम्प्ट होता है एक, ठीक है ना। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? किसी को जैसे प्रेरित करना टाइप का होता है ना। जैसे सपोज करो कि मान लो ओपन अलमीरा, कोई अलमीरा है, अलमारी है, वो खुली हुई है और कोई है वह नहीं, और खुद उसमें पैसे वैसे रखे हैं, तो क्या कर सकते हो सकता है कि ओपन अलमीरा प्रॉम्प्टेड मी टू स्टील। प्रॉम्प्टेड मतलब वो उसने उकसाया मुझे कि मैं चोरी कर लूँ, तो वो प्रॉम्प्ट करना होता है किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 हो गए, 8 पे कर लेते हैं आके क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। किसकी डायरेक्ट फॉर्म बतानी है भैया, जरा बताइए। तो ये सेंटेंस दिया है कि आर्यन टोल्ड मी दैट, आर्यन ने मुझसे कहा, तो सेड टू मी दैट हो जाएगा। आगे लिखा है कि आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। आई न्यू, अगर ये आई है तो यहाँ किसके लिए आया होगा? मी के लिए होगा। मी के लिए होगा तो इसका मतलब इस आई की जगह क्या होगा? यू रहा होगा। ये न्यू लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या होगा? आई नो रहा होगा। यू नो, यू आई की जगह यू हो जाएगा, नो हो जाएगा, और इस हिम की जगह हिम मतलब कौन हो गया? आर्यन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? आर्यन के लिए अगर हिम लगा होता है, इसका मतलब यहाँ मी रहा होगा। तो कुल मिला के क्या हो गया? टोल्ड का सेट टू हो जाएगा, इन्वर्टेड का मतलब दैट हट जाएगा। उसके बाद जो आई है, आई की जगह क्या लगा गया? यू हो गया, यू, उसके बाद न्यू की जगह नो हो जाएगा, और डैश 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 चले जाओ, लास्ट में क्या होगा? मी होगा। तो चलो एक तरह से काटना पीटना शुरू करते हैं, और क्या। तो सेट टू ठीक है अपनी जगह पे, इन्वर्टेड कामा सही लगा है, यू नो वेयर टू फाइंड मी, ये वाला तो एकदम से सही लग रहा है। अगर मन में शंका हो रही हो, पेट दर्द कर रहा हो, तो चलो तुम्हारे पेट दर्द के लिए भी चूरन दे देते हैं। तो पहली बात ये देखो, सेज लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है? टोल्ड लिखा हुआ है, तो टोल्ड का सेज नहीं होगा, कहानी खत्म, ये दूसरा वाला गलत हो गया। अच्छा, यहाँ सेड टू मी ठीक है, तो यहाँ लिखा है यू नोइंग। भैया नोइंग कहाँ से आ गया? न्यू कैन ए डब्ल्यू पास्ट एंड डेफिनिट है, तो ये नोइंग कहाँ से आ गया? ये तीसरा वाला भी कट गया, ठीक है। चौथा वाला आ जाओ, सेड टू मी यू आर नोन। ये यू आर नोन कहाँ से हो जाएगा? पैसिव वॉइस थोड़े न बनेगी यार, तो इनकी भी कहानी खत्म। ये देखो चौथा भी गलत है, ठीक है। समझ में आ गया अब कि क्यों पहला वाला ही होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है भैया? एरर बतानी है। लिखा है कि देयर आर सम मंकीज, ठीक है, ऑन द रूफ ऑफ कैरियज। ऑन द रूफ ऑफ कैरियज, कैरियज मतलब आपकी जो गाड़ी वाड़ी होगी, जिस गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ी की छत पर बंदर हैं। देखना यहाँ क्या लिखा है? आर है, गाड़ी की छत पर बंदर हैं। बट यहाँ लगा बट माधवन डिड नॉट सी देम, पर माधवन ने उन्हें नहीं देखा। अब यहाँ क्या हो गया? डिड नॉट। अब ये बताओ दोनों घटनाएं अलग अलग टाइम की हैं कि एक ही टाइम की हैं? गाड़ी की छत पर बंदर हैं, माधवन ने उन्हें नहीं देखा। माधवन ने नहीं देखा पास्ट में, गाड़ी की छत पर बंदर हैं प्रेजेंट में। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब दोनों एक ही टेंस में होंगे। अब ये करके देखो आप कि गलती किस में मानी जाएगी? गलती आर की मानी जाएगी या डिड की मानी जाएगी? अब आया ना मजा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब मजा आता है। गलती मिल गई, लेकिन कौन वाली होगी? पहली वाली होगी कि ये तीसरी वाली होगी? अब यहाँ आओ, बताओ क्या होना चाहिए था, ठीक है। और गलती है जरूर। चलो, तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि प्रेजेंट लगाने का मतलब हुआ कि सिचुएशन प्रेजेंट टेंस की डिमांड कर रही हो, और अगर पास्ट की डिमांड कर रही हो तो पास्ट कर लेंगे। तो प्रेजेंट लगाने का मतलब हुआ कि ये जनरल ट्रुथ हो, क्या ये हमेशा की बात है? ये जो घटना घट रही है, क्या हमेशा ऐसा होता है कि उसकी कैरियज की छत पर बंदर होते हैं और माधवन उन्हें देख नहीं पाता है? ये रोज़ की बात है, अक्सर ऐसा होता है, रूटीन वर्क है, या किसी की हैबिट या रूटीन में आता है? तो देखने में ये आ रहा है कि ये जो बात हुई है वो एक दिन की घटना है। क्या है? एक दिन ऐसा हुआ था, ऐसा रोज नहीं होता। और अगर एक दिन की घटना होगी तो इसका मतलब ये क्या होगा? पास्ट में होगा, और ये बीती हुई घटना है, तो प्रेजेंट ना होकर के इसका जो ओरिजिनल टेंस होगा वो पास्ट ही होगा, ठीक है। माधवन ने उन्हें नहीं देखा और उसकी छत पर बंदर थे, तो यहाँ पे आर जो लिखा है इसकी जगह पे क्या लगाओगे? वर, कि हमारी गाड़ी की छत पर बंदर थे और माधवन ने उन्हें देखा नहीं था। तो जो आर वाला सेंटेंस है वही गलत होगा, आंसर 4 होगा, ठीक है।
चलो आगे, एक बार की बात है ना, ये रोज की घटना नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ भाई। 10 क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है किसका, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। वॉशिंग, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ मतलब आप अपने आप को धो रहे हो, तो खुद को धोना, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ, धोना, धोना हो गया। और अब कुछ वर्ड में आ जाओ, एक लिखा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अपने आप को धोना। बाथिंग का मतलब क्या होता है, स्नान करना। अब आप कहोगे अपने आप को धोना और स्नान करने में फ़र्क क्या है ना, मन कर रहा होगा पूछने का, अभी बता रहे हैं, पहले नीचे। और स्टीमिंग का मतलब क्या होगा, स्टीम देना। तो ये वॉशिंग का स्टीमिंग से कोई लेना देना नहीं है। सोल्यूशन को मतलब हल देना, ये भी मतलब नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एवोल्यूशन का और बाथिंग का। एवोल्यूशन मतलब होता है धोना। अब अंतर समझो कैसे होता है। देखो नहाना, जब आप नहाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप गंदे हो या मैले कुचैले हो, पैर में कीचड़ लगी होगी तभी आप नहाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहाते हैं आप सुबह सुबह सो के उठते हैं, रात में घर जाते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं अच्छे से, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के आप नहा लेते हैं। तो उसमें आप कुछ धो थोड़े रहे हैं, आप नहा रहे हैं, उसको स्नान करना, टेक अ बात होता है, ठीक है, आप नहा रहे हो। अब धोना, एवोल्यूशन किस में आ जाएगा, जैसे आप कहीं गए, आपके पैर में कीचड़ लग गई, मिट्टी लग गई, धूल लग गया, कुछ ऐसे है, आपके आके उसको हाथ पैर को धो रहे हैं, तो शरीर के किसी पार्ट को अगर धो रहे हैं तो भी एवोल्यूशन आ जाएगा। और मान लीजिए मतलब कुछ गंदा हो गया है या कुछ ऐसा लग गया है, नहाने का टाइम नहीं है, जाड़े का समय है, तो क्या कहते हैं, पूरे शरीर को पानी से धो लेते हैं या पोंछ लेते हैं। तो जो धो लेते हैं उसको, हाथ धोते, मुंह धोते, पैर धोते हैं, कभी पेट पीठ भी धो लेते हैं कुछ लोग, तो उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। सेंस में आया, धोने के सेंस में आएगा, हाथ पैर मुंह इस तरह से धोने के लिए एवोल्यूशन आता है। या पूरी की पूरी बॉडी अगर धो रहे हो आप तब भी एवोल्यूशन हो जाएगा। और बाथिंग नहाने के सेंस में आएगा। और धोना कब लगेगा, धोने में, याद रखना, धोने में गंदगी साफ कर रहे हैं, और स्नान करने में गंदगी साफ कर रहे हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्लियर। तो यहां लिखा है वॉशिंग वन सेल्फ, इसलिए क्या होगा, एवोल्यूशन होगा, ना कि बाथिंग होगी। था ना मजेदार क्वेश्चन। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मजा आता है। इसी को कहते हैं कोलोकेशन। आजकल बहुत सटा के बहुत क्लोज वर्ड दे रहे हैं, ये भी उसी में से था, ठीक है। एवोल्यूशन और बाथिंग में क्या डिफरेंस होगा। अब एसएससी ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ के मजा आया है, इस तरह के जब क्वेश्चन पूछते हैं। 11 हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या है, रीअरेंज करो। रीअरेंज में चलो करते हैं। लाइटनिंग हैज, लाइटनिंग का मतलब जो प्रकाश होता है वो, लाइटनिंग हैज। अब हैज के साथ या तो ये बिकम लगा दें, हैज के बाद रिक्वायरमेंट होगा नहीं, लाइटिंग हैज टू हैव होगा ही नहीं, तो लाइटिंग हैज टू बिकम अ डिसरप्टिव। और लिखा है बिकम ह्यूमन सेंट्रिक, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। या तो पी से हो सकता है या स्टार्ट, या तो क्यू से हो सकता है। और ऑप्शन दोनों हैं, पी क्यू पी ऑप्शन सब हैं, ये कोई एस से नहीं स्टार्ट किया है बस। तो चलो ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे तभी काम बनेगा। चलो, तो लाइटिंग हैज़ टू बिकम अ डिसरप्टर। डिसरप्टर मतलब जो बाधा डालते हैं, तो लाइटिंग जो है वो एक डिसरप्टर हो गया, डिसरप्ट करना, बाधित करना। एंड के बाद अब देखो यहाँ बिकम लिखा हुआ है, तो एंड के बाद फिर से बिकम आ गया, तो पी के बाद क्यों लगा लो, क्योंकि देखो लिखा है ना, हैज़ टू बिकम अ डिसरप्टर एंड फिर बिकम आएगा। तो ये जैसे ये बिकम आया, एंड लगाओगे तो एंड के बाद यही वर्ड फिर से आ जाएगा, ठीक है। या उसके जैसा कोई वर्ड आ जाता तो वही आ गया, तो क्या बात है इसमें। तो लाइटनिंग हैज़ बिकम अ डिसरप्टर एंड बिकम ह्यूमन सेंट्रिक। ये डिसरप्टर बन गया है और ह्यूमन सेंट्रिक बन गया है। क्यों बन गया है, एज माने क्योंकि, और के बाद क्या लगाओगे, और लाइटिंग होगा, और रिक्वायरमेंट्स होगा, तो सीधे होगा और रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे, क्योंकि हमारी ज़रूरतें दिन के समय में बदल जाती हैं। और फिर लगा एंड लाइटिंग हैज़ टू अडॉप्ट, फिर यही यहाँ वाला जो हैज़ टू लगा हुआ था, ये हैज़ के बाद ये टू, वही रिपीट कर दिया। लाइटिंग यह था ना, लाइटिंग हैज़ टू बिकम, दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, लाइटिंग हैज़ टू बिकम, इसी को कनेक्ट किया, एंड लाइटिंग हैज़ टू अडॉप्ट, हो गए ना सेम बात, ठीक है। तो ये तो एकदम से सीधा सीधा लगा है यार, पी क्यू आर एस, एक के बाद एक लगा हुआ है, तो पी क्यू आर एस ये लगेगा। क्लियर हो गया, सीधा सा लगा दिया। आगे आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, खाली जगह भरो। किसका? अरुण एंड हिज वाइफ वर, अरुण और उसकी बेबी वर। लिखा है अ बेबी बॉय, एक बच्चा हुआ उनको 18 साल बाद उनकी शादी के। तो अरुण एंड हिज वाइफ वर प्रोवाइडेड विद अ बेबी बॉय। क्यों? किसी ने बाजार से खरीद कर ला के दिया है क्या? नहीं होगा, प्रोवाइडेड थोड़े होता है। फिर क्या होगा? ब्लेस्ड विद, हाँ उनको मतलब ये मतलब ईश्वर की कृपा, जैसे अब साइंस वाले तो नहीं मानोगे, ब्लेस्ड विद कहा जाता है जब किसी को कोई चीज़ संतान वंतान प्राप्त होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्लेस्ड विद। तो अरुण एंड हिज वाइफ वाज डिलाइटेड विद द बेबी, डिलाइटेड विद, देखो बच्चा मिला है तो खुश तो होंगे, लेकिन डिलाइटेड विद द बेबी ऐसे नहीं लगाया था, ब्लेस्ड विद लगाया जाता, प्रिपेयर्ड विद नहीं लगाया। यही एक ऑप्शन होगा, ब्लेस्ड विद अ बेबी। 18 साल के बाद उनको एक बच्चा हुआ। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। तो 13 में आपको ये बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसकी जगह पर सही क्या होगा। और ये अंडरलाइन यहाँ से किया हुआ, हिट मी बिलो द बेल्ट। अरे यार निकल गया सही सही आंसर, मैं नहीं बताना चाहता था भाई। कहाँ है? अपने लोगों ने सुना तो नहीं ना मैं क्या बोला हूँ? ठीक है, नहीं सुना तो काम चल जाएगा हमारा। लिखा है कि आई नो सी रियली वांट्स द प्रमोशन, मुझे पता है कि वो रियली में प्रमोशन चाहती है। ठीक, आगे लिखा है कि बट सी रियली हिट मी बिलो द हैंड, हिट मी बिलो द बेल्ट होता है, हिट मी बिलो द बेल्ट मतलब चीट करना। बट शी रियली हिट मी बिलो द बेल्ट बाई टेलिंग द बॉस अबाउट माई पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसने बॉस से मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बता करके मुझे चीट किया है। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब आपको याद होगी महाभारत, ठीक, तो कोरोना में तो आपने देखा ही होगा। तो महाभारत में जब आखिरी समय आ गया था, केवल दुर्योधन बचा था कौरवों की ओर से, तो भीम से उनकी लड़ाई चल रही थी। और गदा युद्ध का एक नियम होता है कि आप कमर के नीचे नहीं मारेंगे, और कमर के ऊपर का पूरा पोर्शन दुर्योधन ने, अब तथा कथित तौर पे यही कहा जाता है कि गांधारी ने देख लिया था तो पूरा पत्थर का हो गया था, वो उसमें कुछ होना नहीं, कुछ असर नहीं होना था। तो कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि कमर के नीचे मारो। अब कमर के नीचे मारो, अब सोचो अगर जीतना है तो बेईमानी करनी पड़ेगी। नियम यह है कि गदा युद्ध में कमर के नीचे नहीं मारेंगे, कृष्ण कह रहे हैं कि मारो कमर के नीचे, जीतना है, बस जीतना है। तो ये होता है ना चीट करके जीतना, बेईमानी करने की जीतना, तो वो होता है हिट बिलो द बेल्ट। पहला होगा, हिट बिलो द हैंड नहीं होता, हिट बिलो द बेल्ट होता है। 13 हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। करना क्या है इसमें, एक्टिव वॉइस में चेंज करो। अरे यार वही रोज वही वाज ओपेंड वाज ओपेंड वाज, थक गए। एसएससी के पास पास्ट इंडेफिनिट के अलावा और कुछ होता ही नहीं क्या पूछने को। वाज ओपेंड कब लगाते हैं बच्चा, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो वाज के साथ, वाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये बात आप लोग सुन सुन के उब गए होंगे। तो वाज वर्ब के साथ ओपेंड, ठीक है। तो अगर पहले से वाज वर्ब ओपेंड हो तो इसका मतलब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर लें। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो वाज ओपनिंग तो गलत हो जाएगा। ओपेंड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है, ये सही हो सकता है। इज ओपनिंग होगा ही नहीं और वाज बीइंग ओपेंड होगा ही नहीं, तो यही एक दूसरा वाला ऑप्शन बच रहा है आपका। हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या एरर का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। देखें क्या लिखा कि ही विल मेक मिस्टेक्स, वो गलतियां करेगा, बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, वो गलतियां करेगा पर गलतियां कर करके सीखेगा। यहाँ तक कोई गलती नहीं है। सो डियर पेरेंट्स, तो प्यारे अभिभावकों, मतलब स्कूल में भाषण हो रहा है, तो प्यारे अभिभावकों, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट्स, जब आप अपने छोटे बच्चों की छोटी छोटी जेबों में कुछ पैसा रख देते हैं तो उसके बाद फॉरगेट ऑल ऑन इट, फॉरगेट ऑल ऑन नहीं होता, फॉरगेट ऑल अबाउट इट, ठीक होगा। फॉरगेट ऑल अबाउट इट कहाँ है, फॉरगेट फॉरगेट फॉरगेट, ये है फॉरगेट ऑल ऑन इट, तो पहला वाला आंसर होगा। सोचो यहाँ कहाँ है, यहाँ सबसे, फिर मतलब एक बार जरा रुको, अभी मैं बताया हूँ, कल परसों बताया हूँ ये बात। तो यहाँ लिखा है कि ऑल ऑन इट किस पार्ट में होगा, 1 2 3 4, ये है कि इसमें आ रहा है 4th पार्ट में। ऑप्शन में क्या लिखा है, ये पहले में दिया हुआ है, यहाँ से 4th और आंसर में 1st। ऐसी गलती मत करना, क्यों ना करना, अब समझदार हो। 15 के बाद आ जाओ 16 नंबर पे।
हमारी अंग्रेजी से ना 15 के बाद 16, ठीक है, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, ठीक है। करेक्ट पैसिव वॉइस बताओ किसकी? माई पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेटवे फॉर मी। गेटवे, ठीक, गेटवे मतलब छोटी सी पार्टी हो जाती है, मतलब इस तरह का। तो माई पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेट अवे फॉर मी, तो अ मिनी गेट अवे ये हो गया ना, अ मिनी गेट अवे। क्या बुक किया उन्होंने? अ मिनी गेट अवे। अब यहाँ क्या लिखा? हैव बुक्ड। तो जब आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखोगे तो इसकी पैसिव में क्या हो जाती है? हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव बीन। अब हैव बीन किसके लिए लगेगा? अ मिनी गेटवे, चारों में लगा अ मिनी गेटवे। अब मिनी गेटवे जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ब क्या लगाओगे? आ लगा हुआ है सब ना, तो सब आ लगा है, तो जो हैव है वो क्या हो जाएगा? हैज। हैज के बाद क्या लगना चाहिए था? बीन, और बीन के बाद बुक की वही थर्ड फॉर्म जो वहाँ पे लगी हुई है वही यहाँ पे लग जाएगी, हैज बीन बुक्ड। अब हैज बीन बुक्ड ढूंढो, तो वाज बीन तो होगा नहीं, ये हैव बीन दिया है, हैड बीन होगा नहीं। देखो भैया प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता है। और वाज बीइंग तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ लिखा है हैव बीन, भैया होना चाहिए था हैज, मैंने आपको बताया। अब भी देखो यही है, यही इसी को देख लो, आयोग है। अगर आप चेंज करोगे तो वहाँ होगा कि अ मिनी गेटवे हैज़ बीन बुक्ड। यहाँ देखो अ मिनी गेटवे, ठीक, अ मिनी गेट अवे। उसके बाद क्या लिखा इन्होंने? हैव बीन बुक्ड। अ मिनी गेट अवे के लिए हैव लगता है? नहीं लगता। देखा जाए एक लिहाज से तो ये गलत है, लेकिन इसको गलत कर दें तो सही किसको करोगे? यहाँ वाज बीन दिया हुआ है, होता ही नहीं है, और वाज बीइंग दिया हुआ है। भाई कंटिन्यूअस का एक्टिव में जब यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है तो यहाँ कंटिन्यूअस कैसे लाओगे? नहीं हो सकता। अच्छा, हैव का हैड नहीं हो सकता। बाकी तीनों जो पहला तीसरा चौथा है वो तो घोर गलत है। अच्छा, गलत दूसरा वाला भी है। दूसरे वाले में क्या गलत हुआ कि यहाँ पे इसके साथ बाकी सब कुछ था, बी ये वाला पूरा सही था, यही हैव की गलती थी। हैव की जगह हैज होना चाहिए था क्योंकि मिनी गेट अवे लिखा हुआ है। पर अब नहीं मिल रहा है ऑप्शन, तो क्या करोगे वहाँ? अच्छा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है इसमें, नो एरर भी नहीं दिया हुआ है, करेक्ट करना ही करना है इसमें, तो यही वाला एक होगा, चौथा वाला। सो चलो अभी क्या कर रहा हूँ, गलत होने के बाद भी वही आंसर होगा, तो सही होना जो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं वो बात, और जब सॉल्व कराते हैं वो बात, उन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। क्लास में पढ़ाते समय जब पूछोगा मिनी गेट अवे के साथ हैव लगेगा, कतई नहीं लगेगा, डांट दिया जाएगा, पागल हो क्या, तुम्हारे दिमाग नहीं है इतना, हम सिंगुलर के साथ प्लूरल लगा रहे हो। पर यहाँ मजबूरी है, लगाओ बेनी के साथ हैव। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 क्या कह रहे हैं? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कहाँ से? यहाँ से देखना पड़ेगा। सुधीर हरासमेंट, यही गलत है। चलो बच गए, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हरासमेंट MTS वाले में एक बार आया था, ये आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया पहले क्या कर दो, पहले कर दो हार, ठीक है। हार में क्या जोड़ दो? गधा, ASS, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? MENT, ठीक है। तो HAR होगा ना, हार HAR होगा, तो ये दिया है HARR, यही गलत हो गया, बाकी सब सही है। परसिवेबल का मतलब जो इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। ह्यूमरस का मतलब हास्यास्पद हो जाए, हास्यास्पद नहीं मतलब ऐसे मजाकिया टाइप का हो जाता है। हास्यास्पद निगेटिव वर्ड हो जाता है ना, ह्यूमरस निगेटिव नहीं है। और कलीग का मतलब होता है सहयोगी, सहकर्मी, जो हमारे साथ किसी ऑफिस में काम करते हैं वो हो गए। ठीक समझ में आया? आंसर कौन सा हो गया आपका? 4, उसी की स्पेलिंग गलत है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या है? फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड में वार्डन, वार्डन हॉस्टल वगैरह में वार्डन होते हैं ना, आपको पता होगा, तो ये तो सही है। इंजीनियर, ये भी सही है। इंजीनियर की मीनिंग क्या बताएं, आप समझ रहे हो। डॉक्टर, ये भी सही है। क्या यार, सब तो सही है। पुलिसमैन गलत है। पुलिस की स्पेलिंग क्या होती है? POLICE। अब अगर ये भी गलत किए हो तो कुछ नहीं, अब तुम समझो मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक। LICE, ठीक है। पुलिस में LICE होता है, समझ गए? ये गलत है, SE नहीं होता। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए, ठीक है। नहीं, ये 18 हो गया था ना, 19 में आ जाओ। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना, ये इतना पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है, करो। लिखा है द आर्ट हिस्ट्री टीचर
आर्ट हिस्ट्री टीचर, हाँ चलो क्या करना है, आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड। सैक्ड का मतलब क्या होता है, सैक मैंने बोरा, तो सैक्ड मतलब बोरे में भर दिया गया, तो आर्ट हिस्ट्री टीचर को बोरे में भर दिया गया नहीं, बोरे में भरने का मतलब क्या हुआ, बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया यहाँ से। अब आफ्टर के बाद क्या लगाओगे, चलो जरा देखो, तो आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड मतलब उनको बर्खास्त कर दिया गया आफ्टर शी वर, पहली बात तो सी के साथ वर नहीं लगेगा, अब ये थॉट नहीं कॉट होगा, टेकिंग स्कूल सप्लाईज, स्कूल में जो चीज़ें आती हैं उनको चुराते हुए उनको पकड़ा गया तो उनको बर्खास्त कर दिया गया, तो काट होगा, तो सी वाज कॉट, ठीक है, वर तो होगा नहीं, सी वाज तो सब में लगा हुआ है, बस देखो सी वाज शॉर्ट कि सी वाज डम्प्ड या सी वाज वंडर्ड या सी वाज एनलाइटेंड, तो जब उनको चोरी करते हुए पकड़ा गया तब तो शी वाज कॉट हो जाएगा ना, उनको डंप थोड़े किया जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो 20 में क्या है, खाली जगह भरो, किसका, द ट्रेनी वांटेड टू नो, कोई ट्रेनिंग ले रहा था, कोई बच्चा क्या, आप लोग भी जब सिलेक्शन पर आ जाओगे तो ट्रेनी हो जाओगे। ये कहाँ से आ गए, बीच बीच में एक से एक तमाशे आ जाते हैं ऐड वाले, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ट्रेनी वांटेड टू नो द, ट्रेनी जो है वो जानना चाहता था, क्या जानना चाहता था, डैश ऑफ कोर्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, वो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोर्स की डैश चीज़ जानना चाहता था। तो कोर्स की क्या चीज़ जानना चाहता था, टाल टक तो यहाँ होगा नहीं, लेना देना नहीं है कोई टाल टक का। टाल टक का मतलब क्या होता है, लंबी चौड़ी बातें करना, टाल टक का मतलब क्या हुआ, लंबी चौड़ी बातें करना मतलब डींगे मारना, तो इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो कोर्स से रिलेटेड ही नहीं होगा यार। दूसरा बर्ड्स आई व्यू, तो नो द बर्ड्स आई व्यू ऑफ कोर्स कि हैव लगता, यहाँ वांटेड टू नो लिखा हुआ, जानना चाहता था कि बर्ड्स आई व्यू लेना। बर्ड्स आई व्यू जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आप हो और चिड़िया यहाँ से उड़ रही, तो ऊपर से चिड़िया ऊपर होती है ना, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखती है तो बर्ड्स आई व्यू, या सरसरी नज़र से, तो सरसरी नज़र से जानना चाहता था कि सरसरी नज़र से देखना चाहता। तो अगर यहाँ पे हम नो लगाए हुए हैं तो नो के साथ सरसरी नज़र नहीं लगेगी, बर्ड्स आई व्यू नहीं लगेगा, बल्कि टेक या हैव के साथ बर्ड्स आई व्यू लग सकता है। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, डिटेल, क्या होगा, इसका मतलब होता है डिटेल। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेनी है वो कोर्स की डिटेल जानना चाहता था, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से जॉब प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझ सके, इसलिए वो कोर्ट की डिटेल जानना चाहता है। तो इन्स एंड आउट्स तो एकदम से करेक्ट हो गया। क्राइंग नीड का मतलब क्या हुआ, क्राइंग नीड का मतलब अभी जो तुरंत की सीरियस नीड हो जाती है वो, तो सीरियस नीड ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे वो जानना चाहता था सीरियस नीड ऑफ कोर्स नहीं, वो उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो सीरियस नीड नहीं होगा, तो क्या होगा, वो उसकी डिटेल को जानना चाहता है, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है ये तो आप लोगों को पता है, भली भांति पता है, सीधे आके करो। एक पैराग्राफ खाली जगह बची हैं 5, उन्हीं को भरना है। देखो, वुमेन वन देयर प्रेजेंट स्टेटस, वीमेन ने अपना प्रेजेंट स्टेटस वन मतलब जीता है, कैसे जीता है, थ्रू डैश एंड सेक्रीफाइस, क्या करोगे भैया, देखो मैं बताया हूँ ना, ये एंड लगा है, तो एंड लगने के अंदर सेक्रीफाइस से मिलता जुलता वर्ड उठा के यहाँ लगा दो, ठीक, ये बात हो गई। तो इन्होंने कहा कि वो डैश और सेक्रीफाइस से उन्होंने अपना आज का स्थान जीता है, रैदर देन थ्रू मैन्स काइंडनेस, ये आदमी की मेहरबानी नहीं है, पुरुष की मेहरबानी से नहीं मिला है उनको आज की पोजीशन, बल्कि उन्होंने त्याग और डैश से इसको प्राप्त किया है, हासिल किया है। तो क्या करोगे, त्याग के साथ स्ट्रगल लगाओगे कि हैप्पीनेस लगाओगे कि डिग्निटी लगाओगे कि जॉय लगाओगे, तो जाहिर सी बात है त्याग, सेक्रीफाइस के साथ स्ट्रगल यूज किया गया, तो वो स्ट्रगल और सेक्रीफाइस से उन्होंने ये पोजीशन जीती है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले इसको यहीं पढ़ लेते हैं या आगे चलते रहते हैं, एक क्वेश्चन तो हो ही गया। तो ये था हमारा नंबर 2 पे। आगे लिखा इन्होंने कि वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स हैव फॉट, महिलाएं और उनके सपोर्टर्स ने लड़ाई लड़ी है, एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू टू फाइट फॉर द सेम राइट, और कुछ जगहों पर ये लड़ाई अभी चल रही है,
किसके लिए? फॉर द सेम राइट एज, उसी अधिकार के लिए जैसा कि है इनके पास। किनके पास है? मेन के पास कि एवरीवन के पास कि यूनिवर्सल के पास कि पॉलिटिशियन? तो एवरीवन में तो महिला भी आ जाएगी ना। तो जैसा मतलब उसी अधिकारों के लिए महिला आज भी लड़ रही है जो पुरुषों के पास है, सेम एज मेन। क्लियर हो गई बात? तो आंसर कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। यूनिवर्सल होता तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया 2 तक। ठीक है, अब आ जाओ करो तीसरा वाला, ये थर्ड वाले में यहाँ पे लगाओ। क्या लगाना है पढ़ के देखो। लॉज वर मेड, कानून बनाए गए थे, टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स विच डिनाइग्रेटेड एंड सप्रेस्ड वुमेन राइट्स। मतलब जो कानून, जो प्रथाएं, जो कस्टम्स, ठीक है ना, और महिलाओं को डिनाइग्रेट करती थी और उनके राइट्स को सप्रेस करती थी, दबाती थी, उसके लिए क्या बनाया गया? उसके लिए कानून बनाए गए। लॉज वर मेड, कानून बनाए गए थे। ठीक है, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, आगे क्या वर्ड आ जाएगा? थोड़ा आगे बढ़ो। इसके आगे लिखा है कि वीमेन हैव डैश हायर पोजीशन इन द वर्ल्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो। महिलाएं हर लेवल पर हायर पोजीशन को डैश की हैं। क्या की हैं बताओ? महिलाएं हर पोजीशन पर डैश पोजीशन को, हायर पोजीशन को क्या की हैं? प्लक्ड की हैं, तोड़ के। मतलब आम है क्या हायर पोजीशन? तोड़ लिया, तोड़ के नहीं लाई है वो। ठीक है, ग्रिप्ड, ग्रिप को मतलब जकड़ के नहीं, ये जकड़ना भी नहीं होगा। स्नैच्ड मतलब छीन कर ले आना, तो भैया छीन कर भी नहीं ले आए। हायर पोजीशन क्या की जाती है? गेन की जाती है। तो हायर पोजीशन को गेन किया है महिलाओं ने। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पे कौन सा आ जाएगा? फिलर नंबर 4। तो फिलर नंबर 4 में क्या है? यहाँ तक हो गया। यहाँ अब ये लिखा है बट इन रियलिटी, पर हकीकत। यहाँ तक तो सारी चीज़ें हो गई, बढ़िया बढ़िया। बट इन रियलिटी मतलब हकीकत में वुमेन स्टिल सफ़र फ्रॉम, आज भी महिलाएं भुगत रही हैं, सफ़र कर रही हैं। सफ़र फ्रॉम डैश एट वेरियस लेवल्स, अभी भी वो बहुत सारे लेवल्स पर, कई लेवल पर सफ़र कर रही हैं। तो अब क्या सफ़र कर रही है? सफ़र फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी में तो समानता भुगत रही है। समानता थोड़े भुगती जाती है, असमानता भुगती जाती है। इशूज भुगत रही है? नहीं। टॉलरेंस भुगत रही है? नहीं। क्या भुगत रही है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव भुगत रही हैं। तो ये भेदभाव होगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाओ। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये है आपका आखिरी वाला फिलर। आखिरी वाले फिलर में इन्होंने क्या कह दिया? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वुमेन वर्क मोर एंड लेस अर्न, मतलब मेहनत ज़्यादा करती हैं और उनको कमाई उनकी कम होती है। इसके अलावा इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर एंड इलिटरेट आर वुमेन, दुनिया में जो पुअर और इलिटरेट की मेजॉरिटी है उसमें कौन है? महिलाएं हैं। आगे इन्होंने कहा कि द रोड टू रियल डैश इज स्टिल लॉन्ग, तो वास्तविक डैश का रास्ता अभी और दूर है, अभी और लंबा है, दिल्ली दूर है अभी। ठीक है, तो किस चीज़ का? वास्तविक किस चीज़ का रास्ता अभी दूर है? तो वास्तविक इक्वलिटी का, अच्छा तो लग रहा है। वास्तविक एलिजिबिलिटी का नहीं, वास्तविक मेच्योरिटी का नहीं, वास्तविक प्रोबेबिलिटी का नहीं। तो क्या लगेगा? वास्तविक इक्वलिटी का। वास्तविक मतलब सच्ची बराबरी। ठीक है ना, असली बराबरी का मार्ग अभी दूर है, अभी कुछ को मिला है, सबको नहीं मिला है। तो ये हो गया 25 का ये वाला। ठीक है, तो आज मैं एक पेज एक्स्ट्रा रखे हुए था, ठीक है, बतियाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? 25 क्वेश्चन किए, किस सेट के? 14 वाले के किए। टोटल कर लेना कितना होगा। ठीक है, तो ये वाला सेशन जो अभी हम लोगों ने किया, इसके पहले जो सेशन चल रहे हैं तो करीब 14 सेशन हो चुके हैं। तो ये सेशंस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? कुछ लोग बताते हैं अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, और इसके 40 सेशन तो हमें कराने ही कराने हैं। तो PDF आप लोगों को अब तो आराम से मिल ही गया रहा होगा, मतलब आई थिंक लिंक में डाल ही दे रहा हूँ। पहले भी डाल दिया करता था, किसी किसी दिन भूल जाता था। तो ठीक है, आज का ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में इसी समय। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।